हेलो मनी 9। नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव और आप देख रहे हैं हेलो मनी 9। म्यूचुअल फंड में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की मंथली इंस्टॉलमेंट के जरिए निवेश करना एक आसान तरीका है। आपकी जेब पर भी बहुत भारी नहीं पड़ता और भविष्य के लिए बचत भी हो जाती है। मनी 9 पर भी कई बार निवेशक हमसे यही पूछते हैं अपने पोर्टफोलियो को शेयर करते हुए कि मुझे कितना निवेश करना चाहिए और जो मैं निवेश कर रहा हूं क्या वो सही ट्रैक पर है। बच्चों की हाई स्टडीज के लिए ये पैसे कम तो नहीं पड़ेंगे, रिटायरमेंट में पैसों की जरूरत इससे पूरी तो हो जाएगी। और इन सवालों के जवाब में मैंने देखा कि हमारे एक्सपर्ट्स एक बहुत ही कॉमन जवाब देते हैं और वो ये कि आपको सिर्फ बढ़ाने की जरूरत है, जितना सिर्फ आप कर रहे हैं वो काफी नहीं है। और कभी कभी तो हमें बहुत बड़ा गैप दिखता है, जैसे कि कोई हमें बताता है कि वो 10,000 रुपए का निवेश कर रहा है, वो 15 साल तक करने वाले हैं, लेकिन क्या ये 10,000 से वो एक बड़ी रकम 2 करोड़ 1 करोड़ इकट्ठा कर पाएंगे। और हमारे एक्सपर्ट्स कहते हैं कि जी नहीं, आपको अगर गोल तक पहुंचना है तो 10,000 नहीं, आपको शायद 30,000 की सिप करनी होगी या इससे भी ज्यादा की सिप करनी होगी। तो ये जो गैप है ना, इसे कैसे मीट कर सकते हैं आप, अपने लिए कैसे सही सिप की रकम डिसाइड करें, इसमें आज मेरी मदद करने वाले हैं वाइस इन्वेस्ट के सीईओ हेमंत रुस्तगी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। थैंक यू सो मच हेमंत सर, आज आपने वक्त निकाला मनी 9 के लिए। अब मुझे लगता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत सारे लोग फंस जाते हैं, निवेश करना चाहते हैं, शुरू भी कर देते हैं, लेकिन ये नहीं कभी अराइव कर पाते इस डिसीजन पर कि राइट अमाउंट क्या होगा। एंड आई एम सो ग्लैड कि आपने वक्त निकाला इसके लिए। और अगर आप भी हेमंत सर से अपने सवाल पूछना चाहते हैं, अपने पोर्टफोलियो पर सवाल पूछना चाहते हैं, तो ऐसे भेज सकते हैं आप अपने सवाल, अभी भेजिए, तुरंत हम लाइव उसे टेकअप करेंगे। तो आप हमें व्हाट्सएप कर कीजिए 9311121874 पर, या फिर आप हमें ईमेल कर सकते हैं money9 query@tv9.com पर। आप ट्विटर फेसबुक के जरिए तो भेज ही सकते हैं। यूट्यूब पर अगर आप जुड़े हुए हैं तो राइट हैंड पर टॉप चैट बॉक्स है, वहां पर भी भेजिए अपने सवाल। जैसे कि मयंक कुमार खंडेलवाल जी, नमस्ते, मैं आपका सवाल देख रही हूँ सर, बस लेते हैं आपका सवाल, थोड़ी सी बातचीत कर ले हेमंत जी से, फिर मयंक जी का सवाल लेकर आएंगे, बने रहिए हमारे साथ। मैं हेमंत से सबसे पहला सवाल कि निवेशकों की सिप की रकम और उनके टारगेट तक पहुंचने में एक मिसमैच बहुत बार देखा। इनफैक्ट मैंने आपको ही कई बार सुना है कि आपको सिप की अमाउंट बढ़ाने की जरूरत है। तो ये जो सही सिप की रकम है, ये कैसे डिसाइड करें, किन बातों का ख्याल रखें ताकि आप एक जो सही निवेश कर सकें, क्योंकि सही निवेश नहीं करेंगे तो अपने गोल तक नहीं पहुंचेंगे। जी प्रियंका, आई थिंक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। इसके बारे में ये कहना चाहूंगा कि जितना इम्पोर्टेंट एसआईपी के द्वारा इन्वेस्ट करना है, उतना ही इम्पोर्टेंट है कि जो आप अमाउंट जो चूज करते हैं एसआईपी के लिए, वो भी एडिक्वेट होना चाहिए। और जैसा आपने कहा कि काफी बार ऐसा हमने देखा है पोर्टफोलियोज में कि वहां पे गैप रहता है, यानी जितना उनको इन्वेस्ट करना और जितना वो इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें काफी कमी रहती है। उसका कारण ये होता है कि जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट प्रोसेस की शुरुआत में अगर थोड़ी सी प्लानिंग ना करें, तो फिर आपको पता नहीं चलता कि कौन से गोल के लिए आपको किस तरीके की इन्वेस्टमेंट करनी है, कहाँ पे करनी है और कितनी आपकी एसआईपी अमाउंट हो। तो मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे हम हर चीज करते हैं लाइफ में, यहाँ पे भी प्लान करने की जरूरत है। प्लान करने का मतलब क्या है कि आप अपने पैसे से जब एसआईपी कर रहे हैं तो उससे आप क्या अचीव करना चाहते हैं, क्या आपके गोल्स हैं। वो मीडियम टर्म भी गोल हो सकते हैं, लॉन्ग टर्म भी गोल हो सकते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है प्रियंका, वो लॉन्ग टर्म गोल्स में होती है, क्योंकि लॉन्ग टर्म गोल्स में जैसे बच्चों की एजुकेशन हो गई या हमारी अपनी रिटायरमेंट प्लानिंग हो गई, या हमें अगर मान लीजिए घर खरीदना है आगे 10 या 15 साल में, तो वो जो गोल्स हैं उनके लिए रकम काफी बड़ी होती है। और सबसे इंपॉर्टेंट जो इम्पैक्ट वहां पे आता है वो होता है इन्फ्लेशन का, जिसको हम तो आपको सबसे पहले क्या करना है, एक टारगेट बनाना है। टारगेट आप कैसे बनाएंगे, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे मान लीजिए बच्चे के एजुकेशन के लिए अगर किसी को इन्वेस्ट करना है, और आज की डेट में अगर मान लीजिए उस एजुकेशन की कॉस्ट 50 लाख रुपए, एक एग्जांपल ले रहे हैं हम, और बच्चा अभी मान लीजिए न्यू बॉर्न बेबी है, तो उसको 18 साल के बाद पैसा लगेगा। एजुकेशन में इन्फ्लेशन 11 से 12% होता है, राइट। तो आप ये समझ के चलिए कि 18 साल के बाद जब आपको पैसे की जरूरत होगी, उस समय पे वो रिक्वायरमेंट होगी 3.85 करोड़, राइट। ये इन्फ्लेशन आपके टारगेट को करता है। और वहां तक आपको पहुंचने के लिए 12% की अगर हम रिटर्न मान के चले, करीब करीब 1,50,000 रुपए की एसआईपी करनी, 51,000 की एसआईपी करनी होगी आपको। राइट। तो अगर आपने ये गोल ठीक से नहीं चुना, इन्फ्लेशन को कंसीडर नहीं किया, तो आपके पास वहां पे गैप रहता है। दूसरी बात, अगर आपने यही निर्धारित नहीं किया कितना पैसा आपको चाहिए, तो आपके पास जो भी रकम आएगी आप उससे शुरुआत कर दोगे, और इसीलिए वहां पे गैप होता है। तो किसी भी गोल के लिए एक आप टारगेट सेट कीजिए
इन्फ्लेशन को कंसीडर कीजिए, एसेट एलोकेशन चुनिए। लंबे समय में आपको इन्फ्लेशन को बीट करना है, मतलब प्रीडोमिनेटली आपका पैसा इक्विटी में जाए, और फिर आप यू वर्क बैकवर्ड ऑन सर्टेन एज्यूम रेट ऑफ रिटर्न। मान लीजिए आपका जो टाइम होराइजन है वो 10 साल से ज्यादा है, 10, 15 या 20 साल, 12% की एनुअलाइज रिटर्न मान के चलिए हिस्टोरिकली, उतना आप उतने रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हो एक अच्छे इक्विटी पोर्टफोलियो से। तो इस तरीके से आपको अपनी हर गोल के लिए आपको अपना निर्धारित करने के एसआईपी का अमाउंट कितना लगे। मतलब आप कहाँ से, पॉइंट ए से अगर आपको शुरू करना है तो एक बैक कैलकुलेशन करनी होगी कि पॉइंट जेड जहाँ आपको पहुंचना है, आपके गोल जो है वो टारगेट अमाउंट क्या होगा, टारगेट अमाउंट के साथ साथ आपको इन्फ्लेशन कंसिडर करना है और एक एसेट एलोकेशन के रूल को फॉलो करना है, यानी अलग अलग एसेट्स में आप कैसे अपना निवेश रखें। अब हेमंत सर, जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स होते हैं उनका ये भी सवाल होता है कई बार कि अब अगर सिर्फ शुरू करना है तो क्या इसे शुरू करने का कोई सही समय होता है, कोई सही एज होती है जब आप कहते हैं कि अभी आपको शुरू करना है? देखिए, जितना जल्दी आप शुरुआत करें उतना आपको फायदा होगा। मैं उसके फायदे बताता हूं आपको। मान लीजिए आप अपने करियर की शुरुआत में हैं, आप इन्वेस्टमेंट करना शुरू करते हैं, राइट। वो एक समय ऐसा होता है, काफी लोग सोचते हैं कि अभी तो बहुत लंबा समय, अभी क्या इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना है, लेकिन मैं आपको फायदा बताता हूं जब आप उस लेवल पे आप इन्वेस्टमेंट करनी शुरुआत करें। मान लीजिए आप इक्विटी फंड की बात करें, आप इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं जब आप बहुत यंग हैं। इक्विटी से हमारे देश में बहुत कम लोग इक्विटी में इन्वेस्ट क्यों करते हैं? क्योंकि हम उससे डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि वॉलेटिलिटी से हमें डर लगता है, उसमें जो उतार चढ़ाव होता है उससे हमें डर लगता है। अपने करियर के शुरुआत में जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे, आपके पास छोटी सी रकम होगी, समय लंबा होगा, आप रिस्क लेने की कैपेसिटी में हो, यानी आप ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इक्विटी के जो उतार चढ़ाव है उसको समझेंगे, इक्विटी में कैसे इन्वेस्ट करना है वो समझेंगे। जब तक आप उस स्टेज में पहुंचेंगे कि आपके पास सीरियस पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, तब तक वो जो डर है आपका वो निकल चुका होगा। दूसरी बात, जितना लंबा समय देंगे अपने पैसे को, उतना ही पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा होगा। पावर ऑफ कंपाउंडिंग का मतलब ये है कि रिटर्न के ऊपर रिटर्न, राइट। तीसरा सबसे बड़ा फायदा ये है कि इक्विटी जैसी एसेट क्लास, जैसे मैंने पहले कहा, लॉन्ग टर्म में आपको इन्फ्लेशन बीट करना है, राइट। तो इक्विटी का अगर आपको फायदा लेना है तो उसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है। एक तो लंबे समय के लिए इन्वेस्ट कीजिए ताकि वॉलेटिलिटी का इंपैक्ट कम हो जाए। दूसरा, एक डिसिप्लिन तरीके से इन्वेस्ट कीजिए ताकि आप मार्केट टाइमिंग नहीं कर रहे हो, आप एक लेवल पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो, आप हर महीने इन्वेस्ट कर रहे हो, ताकि उतार चढ़ाव से डरने की बजाय आपको उसका फायदा हो। तो जितना जल्दी हो सके उतना शुरुआत करो, और जैसा मैंने कहा उसके फायदे बहुत हैं, डिपेंडिंग ऑन आप किस स्टेज पे शुरुआत करें। सिप के साथ एक गलती जो हम देखते हैं कि एक बार किसी ने सिप अगर शुरू कर दी और उनका एक लॉन्ग टर्म गोल है तो वो सिप करके भूल जाते हैं, जिस सिप अमाउंट से वो शुरू करते हैं वहीं सुई अटक जाती है। और मुझे लगता है इसको रिवाइज करना भी आपके इनकम लेवल्स के हिसाब से, समय के हिसाब से, इन्फ्लेशन को बीट करना तो बहुत जरूरी हो जाता है। बहुत ही जरूरी है प्रियंका, ये तो इनफैक्ट दोनों एस्पेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले हमने गोल की बात की थी। देखिए, अगर मैं एक गोल अपना सेट करता हूँ 30 साल की उम्र में, मेरी रिटायरमेंट है 60 साल में, तो हो सकता है कि मैं इस स्टेज पे उस पोजीशन में नहीं हूं कि मैं सही तरीके से टारगेट को बना सकूं, राइट। तो वो टारगेट भी आपको ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम रिवाइज करना है। उसी तरीके से जो एसआईपी का जो अमाउंट है, देखिए एसआईपी का फायदा क्या है? एसआईपी का फायदा ये है, एक सबसे बड़ा फायदा ये है कि आपके सेविंग प्रोसेस में और इन्वेस्टमेंट प्रोसेस में डिसिप्लिन आता है, यानी आपकी इनकम का कुछ हिस्सा जो है वो इन्वेस्ट होता है। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़े, इसके दो तरीके हैं। एक तो जो आपकी इनकम बढ़ती है उसका कुछ हिस्सा, थंब रूल पकड़ लीजिए आप, मान लीजिए 25% या 30% आपको इन्वेस्ट करना है। दूसरा ये है कि जितनी आप एसआईपी कर रहे हो उसको आए सर्टेन परसेंटेज से बढ़ाओ, 10% से या 15% से। तो ऑब्वियसली वो डिपेंड करेगा आपके पास कितने रिसोर्सेज है, आपकी कितनी कैपेसिटी है इन्वेस्ट करने की। और इसका मैं आपको फायदा बताता हूँ। अगर मान लीजिए आप 10,000 रुपए की एसआईपी करते हो 20 साल के लिए, 12% का एनुअलाइज रिटर्न मानेंगे, 1 करोड़ का कॉर्पस बनेगा। लेकिन यही अगर आप स्टेप अप एसआईपी करते हैं, यानी हर साल अपनी एसआईपी को 10% से बढ़ाइए, 10,000 से शुरुआत कीजिए, 10% से बढ़ाइए, आपका कॉर्पस जो है 2 करोड़ बनेगा, यानी डबल द अमाउंट, राइट। और ये बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है। एक तो एसआईपी खुद से बड़ी पावरफुल कॉन्सेप्ट है, और जो आप इंक्रीज करते हैं अमाउंट वो और ज्यादा पावरफुल होता है। तो आई थिंक इंपॉर्टेंट है कि आपकी इनकम का हिस्सा, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़े
वैसे ही आपका एसआईपी का अमाउंट भी बढ़ना चाहिए। बिल्कुल, जितनी शक्कर डालेंगे वो उतना मीठा होगा, तो इसीलिए इसको बढ़ाना ज़रूरी है। आप अपने टारगेट को भी जो है अचीव कर पाएंगे और शायद बेहतर टारगेट पर पहुंच जाएंगे। फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स जो होते हैं हेमंत सर, वो अगर छोटी रकम से एसआईपी शुरू करना चाहते हैं तो उन्हें आप किस तरह का फंड चुनने के लिए कहते हैं? अगर एकदम नया निवेशक है, छोटी रकम से अभी अभी नौकरी शुरू की है, कुछ बचा रहे हैं और कुछ पैसे निवेश करना चाहते हैं तो? देखिए, जब हम एसेट क्लासेस की बात करते हैं तो इक्विटी है, डेट है, राइट, और फिर ट्रेडिशनल ऑप्शंस है, गोल्ड है। अब काफी सारी जो ऑप्शंस हैं उनके साथ तो हम फेमिलियर है, हमारे घर में वही बातें होती हैं, राइट। हमको बताया जाता है कि ये वाली ऑप्शन सेफ है, इसमें जाइए आप जो अनफेमिलियर टेरिटरी है वो आपकी इक्विटी है। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये इंपॉर्टेंट है कि आप एज एन इक्विटी इन्वेस्टर एक बेहतर इन्वेस्टर बने, उसको समझें कि उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है, उसको न्यूएंसेस क्या है, उसको किस तरीके से आप इन्वेस्ट करें। तो अगर आप छोटी रकम से भी शुरू करें, आप म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा फायदा क्या है, आप 500 रुपए से भी अपनी एसआईपी शुरू कर सकते हो। तो आई थिंक इंपॉर्टेंट है कि आप जितना जल्दी हो सके वो शुरुआत कीजिए। दूसरा, स्टार्टिंग में आपके जो करियर के शुरुआत में शायद आप इस पोजीशन में ना हो कि अपने गोल्स को डिफाइन कर सको, कोई बात नहीं, वेल्थ क्रिएशन एक गोल हो सकता है आपका। जितना लंबा समय देंगे, जैसे मैंने कहा, बेहतर इन्वेस्टर बनेंगे, इक्विटी को समझेंगे और पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फायदा होगा। और धीरे धीरे जब आप उस स्टेज पे पहुंचेंगे कि अपनी इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग करेंगे, तो आप देखेंगे कि आप के जो रिजल्ट्स हैं वो कहीं बेहतर होंगे। तो आई थिंक जितना जल्दी हो सके, जितने कम रकम से भी हो सके, अपने इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को शुरुआत करने की जरूरत। और और किस इक्विटी में तो मुझे लगता है वो बेटर है, क्योंकि आप एक बेटर इन्वेस्टर बन पाएंगे ओवर ए पीरियड। ओके, सो आप कहेंगे इक्विटी फंड चुने आप, और इंडेक्स फंड बेटर होगा, या एक इक्विटी स्कीम चुननी चाहिए फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर को छोटी रकम से जो शुरुआत करना चाहते हैं? देखिए, ये हिस्टोरिकली जितनी भी स्टडीज होती हैं उसमें पता चलता है कि 90% आपकी रिटर्न जो है वो होती है एसेट क्लास से, राइट। और 10% जो आती है करीब, वो आप इंडेक्स फंड में है या आप एक्टिव फंड में है। तो मेरा ये मानना है कि आप कैसे भी शुरुआत करें, राइट। अगर आप बहुत सिंपल रखना चाहते हो, समझना चाहते हो, तो आप इंडेक्स फंड से कर लीजिए, राइट। हमने देखा है कि हमारे देश में अभी भी अपॉर्चुनिटीज है, पहले भी थी और आगे भी रहेंगी, कि जहाँ पे एक्टिव फंड जो है वो पैसिव फंड से बेटर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। बट हो सकता है एक स्टेज में आप वो डिसाइड ना कर पाओ, तो इंडेक्स फंड कैन बी ए गुड ऑप्शन, आप वहां से शुरुआत कीजिए। ओके, इंपॉर्टेंट है इक्विटी में रहे, जैसे मैंने कहा, वो एसेट क्लास आपको रिटर्न देगी, और बाकी जो अल्फा जो आएगा मे भी आप किस ऑप्शन में वो वहां से देंगे। ओके फाइन, चलिए इस सवाल मयंक जी का लेते हैं लाइव। मयंक जी ने हमें सवाल भेजा हुआ है। ये 10,000 रुपये पर मंथ एसआईपी को अपनी इंक्रीज करना चाहते हैं, और अभी इनके पोर्टफोलियो में क्या क्या है वो बता देती हूँ मैं आपको। पीजीआईएम का मिड कैप है जिसमें 3,000 रुपये का निवेश है, एसबीआई मैग्नम में 3,000 का निवेश है, आईसीआईसीआई के डेट एंड इक्विटी फंड में 7,000 का निवेश है, टाटा का स्मॉल कैप है, निपॉन का स्मॉल कैप है, एसबीआई स्मॉल कैप है, क्वांट स्मॉल कैप है। ओ माय गॉड, मतलब 1 2 3 4 स्मॉल कैप है इनके पास। क्वांट का भी स्मॉल कैप है, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड है, और पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड है। कैनरा रोबेको का ब्लू चिप है, कोटक इमर्जिंग में भी ये निवेश कर रहे हैं। 10 लाख अभी तक इनकी ये प्रेजेंट वैल्यू है, 15 साल का नजरिया है, इनकी उम्र है 33 इयर्स। मयंक जी, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आपने अपने सवाल बहुत डिटेल में हमें सब कुछ दिया, अपनी एज बताई, अपना निवेश का जरिया बताया, कि नजरिया बताया, और मुझे लगता है ऐसे ही सवाल आने चाहिए, क्योंकि हेमंत सर आई थिंक आप भी समझ पा रहे होंगे। मयंक जी अगर 10,000 रुपये और ऐड करना चाहते हैं, और ऑलरेडी हम इनके पोर्टफोलियो में बहुत सारी स्कीम्स देख रहे हैं, एज 33 है, लंबा नजरिया है, क्या सजेस्ट करेंगे 10,000 रुपये और कहाँ निवेश करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूंगा, जिस स्टेज पे है ये अपनी लाइफ के, प्लस 15 साल का इनके पास समय है, हो सकता है इससे ज्यादा भी समय मिल जाए उनको। इक्विटी फंड में, जैसे मैंने पहले भी कहा था, वो बिल्कुल सही चॉइस है, एसआईपी से इन्वेस्ट करना बिल्कुल सही चॉइस है। आई थिंक इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेटेजी ये काफी अच्छा कर रहे हैं। एक तो मुझे लगता है फंड थोड़े ज्यादा है, दूसरा अगर आप फंड के कंपोजिशन को देखें, काफी ज्यादा एम्फेसिस है स्मॉल कैप के ऊपर, साथ में इनके पास एक इक्विटी डेट भी है, फ्लेक्सी कैप भी है, इमर्जिंग फंड, मतलब एक मिड कैप फंड्स भी हैं आपके पास। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा पोर्टफोलियो कंसोलिडेट करने की जरूरत है, इसलिए कि इक्विटी खुद से एग्रेसिव एसेट क्लास है। मेरा हमेशा ये मानना है कि स्मॉल कैप की जगह आपके पोर्टफोलियो में हमेशा है, स्पेशली जब आप 15 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन उसका प्रोपोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसलिए है क्योंकि जब आप रिटर्न देखते हो तो वो आपको बताता नहीं है कि कितनी वॉलेटिलिटी है वहां पे। तो इसलिए मुझे लगता है कि आपके जो पोर्टफोलियो में स्मॉल कैप का एक्सपोजर थोड़ा ज्यादा है, नंबर ऑफ फंड भी थोड़े ज्यादा है। हालांकि मैं कहूंगा आपके जो फंड जो चुने हैं वो अच्छे फंड हैं,
मिड कैप में जैसे आपका पीजीआई मिड कैप है, मुझे लगता है कि वो उससे बेहतर फंड मुझे लगता है इनफैक्ट अवेलेबल है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, कोटक इमर्जिंग आपके पास है, वो अच्छा फंड है। तो कुछ फंड में चेंज करने की जरूरत है। एसबीआई मैग्नम कॉन्ट्रा भी आपके पास है। तो आई थिंक पोर्टफोलियो मिक्स जो है उसको थोड़ा सा कंसोलिडेट कीजिए आप। मेरा ये मानना है कि आप जब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आप कम से कम 50% पैसा जो है वो लार्ज कैप में लगाइए। अब वो लार्ज कैप जरूरी नहीं है कि सिर्फ लार्ज कैप में लगाएं, वो फ्लेक्सी कैप से भी हो सकता है, वो लार्ज एंड मिड कैप से भी हो सकता है, और बाकी पैसा जो है मिड और स्मॉल में हो। तो उस तरीके से मुझे लगता है अपना कंपोजिशन को थोड़ा बनाइए। और 10,000 जो आपको इन्वेस्ट करना है वो एग्जिस्टिंग फंड में ही आप कर सकते हैं। फंड आपके पास अच्छे फंड्स हैं, पर थोड़ा सा एग्रेशन अपने पोर्टफोलियो में कम करेंगे तो मुझे लगता है वो बेहतर है, क्योंकि रिटर्न के साथ साथ मैं हमेशा मानता हूँ कि रिस्क और रिवॉर्ड दोनों के बीच में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। ओके, सो बैंक जी अभी मैं देख रही थी आपके पोर्टफोलियो में हम 17,000 की सिर्फ केवल स्मॉल कैप पर कर रहे हैं, और हेमंत सर को भी लग रहा है यहाँ थोड़ा सा आपका एक्सपोजर ज़्यादा है, इसको थोड़ा सा ये देखिए। और 10,000 आपके पास एग्जिस्टिंग जो स्कीम्स हैं उनमें से ही आप चुनिएगा। क्या कॉम्पोजिशन रख सकते हैं हेमंत सर ने आपको डिटेल में बताया है, ध्यान दीजिएगा। मनोज शर्मा जी का सवाल लेते हैं। मनोज जी की उम्र है 35 साल और ये अपने पोर्टफोलियो पर आपकी सलाह चाहते हैं। इनका नज़रिया बहुत लंबा है, 22 से 25 साल का इनका नज़रिया है, और इनके पास जो फंड्स हैं वो है एसबीआई स्मॉल कैप, एक्सिस स्मॉल कैप, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप है, और पीजीआईएम का मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड है, यूटीआई निफ्टी का इंडेक्स फंड है। कैसा लग रहा है आपको मनोज शर्मा का पोर्टफोलियो? लंबा नज़रिया है निवेश का? देखिए, शायद इनकी इन्वेस्टमेंट जो है करीब 11,500 की इन्वेस्टमेंट है करंटली। 22 से 25 साल इन्होंने कहा है। अगर मैं 25 साल का होराइजन मान के चलूं, अगर ये अपने प्रोसेस को कंटिन्यू करें इसी इतनी रकम से भी, तो करीब करीब 2 करोड़ 20 लाख का कॉर्पस बनेगा वहां पे। आई थिंक इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेटेजी, इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टिंग थ्रू द राइट ऑप्शन, वो बिल्कुल सही है। यहाँ पे भी अगर हम इनके पोर्टफोलियो को देखें तो स्मॉल कैप में 6,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट है 11,500 में से, तो 50% से ज्यादा इन्वेस्टमेंट है वहां पे। मुझे लगता है यहाँ पे भी इनको कम करने की जरूरत है। एक्सिस स्मॉल कैप में बने रहें, एसबीआई स्मॉल कैप जो है वहां से अपने एसआईपी को बंद करें, और निपॉन इंडिया मल्टी कैप मुझे लगता है उसमें उसमें अगर आप इन्वेस्ट करें तो वो थोड़ा बेहतर रहेगा। तीनों सेगमेंट में जो एक्सपोजर मिलना चाहिए वो आपको मिलेगा। और मिड कैप में जो इन्वेस्ट करें पीजीआई मिड कैप में, वो जैसा मैंने पहले भी कहा उससे बेहतर फंड अवेलेबल है। तो या तो आप कोई दूसरा फंड ले लीजिए, जैसे मैंने बात की, आप कोटक इमर्जिंग हो सकता है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप हो सकता है, या फिर अगर आपके पास जैसे पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है, वहां पे भी अगर आप ऐड करेंगे तो पोर्टफोलियो में जो बैलेंस आपके पास होना चाहिए वो आपको मिल जाएगा। ओके, ऑलराइट। ये स्मॉल कैप के तरफ ना हेमंत सर रुझान जो है, क्योंकि पिछले 1-2 साल में हमने इनका रिटर्न अच्छा देखा है। आई गेस 1-2 साल आप बेटर एक्सप्लेन कर पाएंगे, 1-2 साल या किस टाइम होराइजन में। लेकिन जब भी रिटर्न्स को आप कंपेयर करने के लिए किसी भी वेबसाइट पर जाइए तो स्मॉल कैप का रिटर्न ही ऐसा दिख रहा है कि लोगों को लगता है ये सबसे अच्छा है, यहीं पर निवेश कर देना चाहिए। और अगर कोई लंबी अवधि के लिए निवेश कर रहा है और स्मॉल कैप चुन रहा है तो उसमें आपको कोई डिफिकल्टी नजर आती है क्या? क्योंकि उनके पास लंबा समय है तो रिस्क को वो कहीं ना कहीं वो एडजस्ट भी कर पाएंगे। नहीं प्रियंका, मैंने पहले भी कहा जैसे कि जब 15-20 साल के लिए आप इन्वेस्ट करते हो तो स्मॉल कैप पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए। ठीक है, वो कैसे हो वो डिपेंड करता है आप किस तरह के इन्वेस्टर हैं। अगर आप खुद से डिसाइड कर पाते हैं कि लार्ज कैप मिड कैप स्मॉल कैप में कितना हो, आपको पता है किस समय पे इसको रीबैलेंसिंग करना, तो आप अलग अलग फंड में जा सकते हैं। उसका दूसरा तरीका हो सकता है जैसे मैंने कहा मल्टी कैप फंड्स, जहाँ पे तीनों सेगमेंट में आपको एक्सपोजर मिलेगा। तो मेरा हमेशा ये मानना है कि जब आप इतने लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करें तो स्मॉल कैप आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा यूनिवर्स हमारी मार्केट का वही है। अगर हम टॉप 50 कंपनीज को छोड़ दें जो लार्ज कैप और मिड कैप है, तो बाकी सब स्मॉल कैप है, राइट। तो एक डेफिनेटली उसमें होना चाहिए, लेकिन बहुत ज्यादा एक्सपोजर सिर्फ इसलिए कि पिछले 6-7 महीने से उनकी रिटर्न बेहतर है। और होता क्या है कि जब 6-7 महीने की रिटर्न अच्छी होती है और काफी अच्छी होती है रिटर्न, तो आपको 2 साल 3 साल 5 साल की रिटर्न भी बेहतर दिखते हैं। आप ये भूल जाते हैं कि शायद ये एक शॉर्ट पीरियड का जो परफॉर्मेंस है उसकी वजह से। लेकिन ये भी सच्चाई है प्रियंका, मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि अगर आप 10-15-20 साल का अगर होराइजन देखें तो स्मॉल कैप फंड की परफॉर्मेंस हमेशा मिड कैप और लार्ज कैप से बेहतर रहती है, राइट। लेकिन रिटर्न जो है पूरी सच्चाई नहीं बताता। उसके पीरियड में ऐसे फेजेस होंगे जहां पे वॉलेटिलिटी बहुत होगी। अगर आप उससे कंफर्टेबल हैं, अगर आपकी स्ट्रैटेजी सही है, आपका प्रपोर्शन, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, आपका जो प्रपोर्शन ऑफ एक्सपोजर टू स्मॉल कैप है उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। अगर वो सही है, जो आपको विचलित नहीं करेगा जब ज्यादा वॉलेटिलिटी हो, तो फिर डेफिनेटली इस सेगमेंट में इतनी पावर है कि ये आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो की रिटर्न को सुधार देगा।
ओके। सही प्रपोर्शन, सही फंड एंड कंटिन्यूटी रहनी चाहिए। ये राइट। 3 इंपॉर्टेंट है। ओके। अगले सवाल की तरफ बढ़ूं उससे पहले शुभम सोनी जी प्लीज, आप बार बार इतने सारे सवाल जो भेज रहे हो, ये शेयर से जुड़ा हुआ सवाल है, तो वो हम हेलो मनी 9 के उस सेशन में लेते हैं जो दिन में 1 से 2 में आता है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी, इनफैक्ट मैं ये क्वेश्चन खुद उस टीम को फॉरवर्ड कर दूंगी। प्लीज मत भेजिए बार बार, ये शेयर्स के सवाल जो हम 1 से 2 के बीच में लेते हैं, हम जरूर जवाब देंगे पर इस शो में नहीं। सुमन कुमारी जी का सवाल अब लेकर आते हैं और सुमन जी पूछ रहे कि मेरे पोर्टफोलियो पर मुझे सलाह चाहिए थी, 15 साल में कितना रिटर्न मुझे मिल सकता है, क्या मुझे अपने जो एग्जिस्टिंग फंड्स हैं उसमें कुछ बदलाव करने चाहिए, और इनके पोर्टफोलियो में अभी है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप 2000 का निवेश, मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप है, पीजीआईएम का भी मिड कैप है, निप्पॉन का स्मॉल कैप है, आईसीआईसीआई का नैस्डैक इंडेक्स फंड है। अब कैसा लग रहा है आपको सुमन जी का ये पोर्टफोलियो, क्या इन्हें कुछ बदलाव करना चाहिए? देखिए यहाँ पे भी जो इनके इन्वेस्टमेंट है, करंट इन्वेस्टमेंट करीब 11,000 की है शायद, और उसमें 6,000 जो है वो मिड कैप में जा रहा है। फिर से मुझे लगता है एक ऐसा सेगमेंट जो एग्रेसिव है और एक्सपोजर थोड़ा ज्यादा है, मुझे लगता है उसको थोड़ा कम करने की जरूरत है। तो जैसे पीजीआई मिड कैप की जगह पे अगर ये एचडीएफसी लार्ज एंड मिड देखें तो लार्ज कैप का थोड़ा प्रोपोर्शन बढ़ेगा, मिड कैप का थोड़ा सा कम होगा, एक बेहतर फंड आएगा इनके पोर्टफोलियो में। आई थिंक ये एक चेंज करें। बाकी आई थिंक अगर ये अपने इन्वेस्टमेंट प्रोसेस को कंटिन्यू करें तो अच्छा खासा कॉर्पस ये 15 साल में बनता है। ओके, ऑलराइट। अगला सवाल लेते हैं संदीप उपाध्याय का। संदीप जी का ये सवाल हमारे पिछले शो में आया था लाइव के दौरान, जो मैं शामिल नहीं कर पाई थी, तो आज पूछते हैं। इन्होंने पूछा था कि मैं म्यूचुअल फंड की कई स्कीमों में निवेश करता हूँ, निवेशक को म्यूचुअल फंड में अल्फा, बीटा, स्टैंडर्ड डिविएशन और शार्प रेशियो में से किसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए? देखिए सभी के सभी बेसिकली आपको मदद करते हैं मेजर करने में कि कितना रिस्क है आपकी इन्वेस्टमेंट के ऊपर। तो जैसा आप जानते हैं कि अल्फा जो है वो आपको बताता है कि बेंचमार्क के मुकाबले में कितना बेहतर आपको रिटर्न मिला, और परफॉर्मेंस मिला कि अंडर परफॉर्मेंस मिला। स्टैंडर्ड डेविएशन आपको बताता है कि एवरेज रिटर्न के मुकाबले में कितनी डेविएशन रही, यानी वॉलेटिलिटी कितनी रही। शार्प रेशियो आपको बताता है रिस्क एडजस्टेड रिटर्न के बारे में, राइट। और बीटा आपको बताता है कि बेंचमार्क के सामने आपकी फंड की जो मूवमेंट है वो कैसी रही। तो अगर मान लीजिए एक 1 बीटा है तो जितना मार्केट अगर ऊपर गया या नीचे गया उतना ही आपका फंड जो है ऊपर नीचे जाएगा। अब ये चारों के चारों जैसे मैंने कहा वो बेसिकली आपको रिस्क असेस करने में मदद करते हैं। बट इन सब में मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट है अल्फा। उसका कारण ये है कि एक तो आपको बताता है कि आपके जिस फंड में इन्वेस्टमेंट है उसमें अंडर परफॉर्मेंस है कि आउट परफॉर्मेंस है। दूसरा वो ये भी बताता है कि जो अगर आउट परफॉर्मेंस है तो वो किस कारण से है, क्या फंड मैनेजर ने रिस्क ज्यादा लिया है या उनके जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन है उसकी वजह से ये आपको आपको बेहतर रिटर्न मिला। तो मान लीजिए बेंचमार्क की रिटर्न अगर 15% है, आपके फंड की रिटर्न 20% है, तो ऑब्वियसली आप देख सकते हैं कि फंड मैनेजर ने आपके लिए अल्फा क्रिएट किया। और अगर उस फंड का बीटा 1 है, यानी जो फंड की परफॉर्मेंस इन लाइन विद बीटा रहेगी, तो वो उतना ही रिटर्न देना चाहिए जितना मार्केट ने दिया, बट इन्होंने ज्यादा दिया। इसका मतलब क्या है कि इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है वो अच्छे हैं, उन्होंने आपको ज्यादा रिस्क इंडेक्स को लेते बीट किया है। हुए इंडेक्स को बीट किया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है अल्फा जो है इन सब में सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, सो संदीप जी अल्फा जो है वो सबसे इम्पोर्टेंट है हेमंत जी के मुताबिक। वैसे सारे ही जो टर्म्स आपने बताए, शार्पी रेशियो, डेविएशन, इन सबको देखना चाहिए, लेकिन मुझे लगता है अल्फा रिटेल इन्वेस्टर के लिहाज से हेमंत सर कह रहे हैं कि समझने में भी आसान है और ये आपको बताता भी है काम की बात। संतोष सिंह का सवाल लेते हैं। पिछले 6 साल से 5 सिप ये कर रहे हैं, कुल 20,000 रुपये महीने का ये निवेश है, करीब 20 लाख रुपए का इनके पास अभी कॉर्पस जमा है, सभी सिप रेगुलर प्लान में है। मेरे निवेश का नजरिया 20 साल का है, क्या मुझे डायरेक्ट प्लान में शिफ्ट होना चाहिए? इसकी क्या प्रोसेस होगा और इससे कुछ फायदा होगा क्या? देखिए प्रोसेस तो बहुत सिंपल है। अगर आप बहुत क्लियर हैं कि आपको वो चेंज करना है तो आप रिक्वेस्ट डाल के फंड में आप चेंज कर सकते हो। उसको करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए वो डिपेंड करेगा आप किस तरह के निवेशक हैं। देखिए 2 चीजें होती हैं यहाँ पे। एक तो जैसे आपने इन्वेस्टमेंट प्रोसेस शुरू किया, अगर आपको लगता है कि आप उस स्टेज पे पहुंच गए हैं कि आप इन्वेस्टमेंट डिसीजन खुद से ले पाएंगे, आप फंड को चुन पाएंगे, और कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको हम क्वांटिफाई नहीं कर सकते, जिनको आप नंबर्स में नहीं बता सकते, अगर आप वो चीज कर सकते हैं। मान लीजिए जब मार्केट वॉलेटाइल होता है, क्या आप अपने आप को संभाल पाते हैं, क्या आप अपने आप को बता पाएंगे हमें इस समय पे घबराना नहीं है, हैंड होल्डिंग की जरूरत नहीं है, फंड सही सिलेक्शन करना है, और अपने आप को मोटिवेट रखें कि आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है अगर आप डायरेक्ट में जाएंगे तो कॉस्ट थोड़ी कम होगी, रिटर्न थोड़ी बेहतर होगी।
लेकिन अगर आप में वो एबिलिटी नहीं है, अगर आपको लगता है कि ये सब चीजें आप रिसर्च और ये सब चीजें जो मैंने कही, जिनको कुछ चीजों को हम क्वांटिफाई भी नहीं कर सकते हैं, अगर आप वो नहीं कर सकते हैं, तो मुझे लगता है हमें सभी को एज एन इन्वेस्टर हैंड होल्डिंग की जरूरत पड़ती है। चाहे वो डिफिकल्ट समय हो, चाहे वो तेजी भी हो। तेजी में भी हमें डर लगता है कि अभी क्या करें, निकल जाए, रहे या ना रहे। अगर आप ये चीजों को नहीं हैंडल कर सकते तो फिर मुझे लगता है किसी प्रोफेशनल की मदद के साथ आप करेंगे। कॉस्ट थोड़ी बढ़ेगी, बट ट्रस्ट मी, इन द लॉन्ग रन जो आपको रिटर्न मिलेगा वो कहीं बेहतर हो सकता है। तो डिपेंड करता है आप अपने बारे में कितना कॉन्फिडेंट है कि आप इन चीजों को हैंडल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ओके, ऑलराइट, चलिए अगला सवाल लेकर आते हैं। और प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, अगर आप अपने सवाल भेजना चाहते हैं तो जल्दी से भेजें, क्योंकि शो क्लोज करने का भी टाइम करीब आ रहा है। आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9311121874 पर, ईमेल कर सकते हैं money9query@tv9.com पर, और यूट्यूब पर भी लाइव सवाल पूछ सकते हैं अपने टॉप चैट के बॉक्स में। रागिनी सिन्हा का सवाल लेकर आते हैं। रागिनी की उम्र है 26 साल। 3 महीने पहले इन्होंने जॉब शुरू की है। म्यूचुअल फंड में सिप के जरिए 20,000 रुपये महीने का ये निवेश करना चाहती हैं। अगर सैलरी बढ़ती है तो किस आधार पर इन्हें सिप में वृद्धि करनी चाहिए और कैसे निवेश करें इन 20,000 रुपये का? शी इज जस्ट 26 ईयर ओल्ड, हेमंत सर। अगेन आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है। हमने पहले भी बात की कि जल्दी शुरुआत करने से क्या फायदा होता है, सही असर क्लास में जाने से क्या फायदा होता है, और हमने ये भी बात की कि जब आप अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते हैं तो उससे क्या फायदा होता है। और ये भी कहा था कि अगर आप की जब सैलरी बढ़ती है उसका कुछ प्रोपोर्शन आप अपनी इन्वेस्टमेंट में बढ़ाते हैं, तो जो सेविंग और इन्वेस्टमेंट का जो डिसिप्लिन है वो पूरी लाइफ तक आप में बना रहता है। तो मुझे लगता है अगेन आपको अगर थोड़ा सा गोल को थोड़ा डिफाइन कर पाए, बता पाए कि आपके पास कितना समय है, आप किस गोल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, जैसा मैंने कहा, अगर इस समय पे अगर आप गोल डिफाइन नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, वेल्थ क्रिएशन करके आप इन्वेस्ट कर दीजिए, तो फिर इक्विटी फंड में इन्वेस्ट कीजिए। बट इंपॉर्टेंट वही है, जैसे मैंने कहा, बढ़ाने के दो तरीके हैं। एक तो आपकी इनकम का कुछ प्रोपोर्शन, या फिर जो आप एसआईपी कर रहे हो उसके ऊपर कितना स्टेप अप करें आप। दोनों में से जो तरीका आपके बजटिंग के हिसाब से फिट बैठता हो, उसके हिसाब से अपनी उस पोर्टफोलियो की रकम को बढ़ाते हो। ओके, और अगर एक 26 ईयर ओल्ड का सवाल है कि 20,000 रुपये मुझे कैसे डिवाइड करने चाहिए, किस तरह की स्कीम्स रखने चाहिए, तो आप उन्हें क्या सजेस्ट करते हैं? क्या 20,000 को वो 5-5 के 4 हिस्सों में बांटे? किस क्या क्या चीज़ें इनके पोर्टफोलियो में आपको एक मस्ट हैव दिखती है शुरुआत, पहले फर्स्ट टाइम इन्वेस्ट करेंगी तो? देखिए प्रियंका, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि कितना समय है इनके पास, राइट। अगर मान लीजिए इनकी कुछ रिक्वायरमेंट है अगले 3-4-5 साल के बाद, तो डेफिनेटली पूरा पैसा इक्विटी में आप नहीं लगा सकते। तो वहां पे फिर आपको बैलेंस एडवांटेज फंड, जो मुझे लगता है बहुत ही अच्छी ऑप्शन है, वो देख सकते हैं। अगर कुछ पैसा चाहिए, कुछ पैसा नहीं चाहिए लंबे, तो उस हिसाब से अपने पोर्टफोलियो को, इन्वेस्टमेंट को आप डिवाइड कीजिए। अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना है, जैसे अगर ये अपने करियर की शुरुआत में है और लंबा समय है, तो फिर मुझे लगता है इक्विटी फंड में जाना चाहिए। और इक्विटी में भी वेल डाइवर्सिफाइड फंड से शुरुआत कीजिए, बहुत ज्यादा एग्रेसिव फंड अपने पोर्टफोलियो में मत रखिए। तो मे बी एक मल्टी कैप फंड, निप्पॉन मल्टी कैप फॉर एग्जांपल, फंड का नाम उनको बताऊं, लार्ज एंड मिड कैप में 2 फंड, एचडीएफसी लार्ज एंड मिड देख सकते हैं, या फिर कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, और एक मिड कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। चारों फंड में 5-5 हजार रुपए इन्वेस्ट कीजिए। सही एलोकेशन रहेगी डिफरेंट सेगमेंट की, इक्विटी को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। और आगे जाके अगर आप लगता है इस पोजीशन में है कि अपने गोल्स को डिफाइन कर पाए, अपने टाइम होराइजन को डिफाइन कर पाए, तो फिर इन इन्वेस्टमेंट को अपने गोल्स के साथ अलाइन कीजिए, ताकि उनको मॉनिटरिंग करना आसान हो और आपको पता चले कि हर गोल के लिए आपको कुछ और पैसे इन्वेस्ट करने की जरूरत है या नहीं। ओके, धर्मेंद्र जी बार बार कह रहे हैं व्हाट्सएप पे वो सवाल भेज रहे हैं। सॉरी धर्मेंद्र जी, मेरे लैपटॉप का कनेक्शन अभी व्हाट्सएप से टूटा हुआ है। मैं आपके सवाल को या तो अगले शो में लूँगी, या अगर मेरी टीम अभी व्हाट्सएप खोल करके वो सवाल बता देगी तो मैं अभी लूँगी। सो लेट्स होप कि हमें वो सवाल मिल जाए, नहीं तो अगले शो में ज़रूर शामिल करूँगी धर्मेंद्र सर। अभी मैं खोल नहीं पा रही हूँ अपना व्हाट्सएप इस लैपटॉप पर। लेकिन हेमंत सर, आपसे एक और सवाल जो मैं करना चाहती हूँ, तब तक आई होप हम वो सवाल ढूंढ सकें धर्मेंद्र जी का, कि एसआईपी में जब एसआईपी के जरिए कोई निवेश करने का फैसला लेता है, तो मैं कहूँगी वो हैक्स, वो कौन सी ऐसी 3 बातें हैं, अब जो 3 मंत्र हैं जो आप कहेंगे कि इन बातों का आपको ख्याल ज़रूर रखना है? अगर मैं 3 मैं मांग रही हूँ, अगर आप 4 बताना चाहें 4 बता सकते हैं, पर मुझे लग रहा है कि ईजी टू अंडरस्टैंड 3 कौन से वो ज़रूरी बातें हैं जिसे आप कहेंगे गांठ बांध लें। आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट, जैसे हमने पहले भी बात की है, कि एसआईपी इन्वेस्टमेंट करने से पहले साथ में ये भी इंपॉर्टेंट है कि आप एसआईपी सही अमाउंट से शुरुआत करें।
और आगे आगे इसको बढ़ाएं। तो जैसा मैंने पहले भी कहा, अपने गोल्स को डिफाइन कीजिए, टारगेट बनाइए, देखिए हर गोल के लिए कितना पैसा आपको इन्वेस्ट करना है। टाइम होराइजन आपको हेल्प करेगा डिसाइड करने में कि आपकी एसेट एलोकेशन कैसी हो, कि आप हाइब्रिड फंड में जाएं, कि आप इक्विटी फंड में जाएं, या फिर आप डेट फंड में जाएं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज बहुत ये है अहम, कि जब आप अपना एलोकेशन कर लेंगे तो आपको पता चलेगा कि कितना अमाउंट की एसआईपी आपको करनी है। फिर आप अपनी इनकम को देखेंगे, फिर आप अपनी सेविंग को देखेंगे, कितना पैसा आप इन्वेस्ट कर सकते हो, क्या उन दोनों में गैप है। अगर गैप को पूरा करना है तो क्या आप थोड़ा बजटिंग और अच्छे से करेंगे, एक्सपेंसेस को थोड़ा कम करेंगे, ताकि वो गैप को आप कम कर सके। तो जैसा मैंने पहले भी कहा, सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है, ये आपकी सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों में एक डिसिप्लिन लेके आता है। तो एक थोड़ा सा प्रोसेस रखिए, जैसे हम हमेशा कहते हैं, गुड बिगनिंग इज जॉब हाफ डन। अगर आपने वो शुरुआत अच्छे से कर दी, अच्छे से प्लान कर दी, तो आपके रिजल्ट जो है वो कहीं बेहतर हो सकते हैं ओवर ए लॉन्गर पीरियड। ओके, ऑल राइट। धर्मेंद्र जी, आपका सवाल मैं अगले शो में लूंगी। बुधवार को जब म्यूचुअल फंड का शो लेते हैं ना, उसमें लूंगी। आज के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगूंगी। लेकिन एक सवाल जो यहाँ पर एक यूट्यूब हैंडल जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट अड्डा, वो पूछ रहा है कि म्यूचुअल फंड में निवेश डीमैट अकाउंट से डायरेक्ट प्लान लेना या एएमसी से नॉर्मल से डायरेक्ट प्लान लेना, दोनों में कौन बेहतर होगा? डीमैट या फिर एएमसी के जरिए डायरेक्ट प्लान लेना चाहिए? देखिए, दोनों ही कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन आप किस तरह के इन्वेस्टर हैं। अगर आप ऑलरेडी इन्वेस्ट करते हैं म्यूचुअल स्टॉक्स वगैरह में, डीमैट अकाउंट आपके पास है, तो आप उसको यूज कर सकते हैं। स्पेशली म्यूचुअल फंड के लिए अगर आप डीमैट खोले तो ऑब्वियसली डिपेंड करता है कि कितना साइज है आपके पोर्टफोलियो का, क्योंकि वहां पे भी एक्सपेंसेस होते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि डीमैट में आप कुछ इंफॉर्मेशन जो आपको जो मिलती है नॉर्मली, आप जब आप जैसे डायरेक्टली अगर म्यूचुअल फंड के पास जाएंगे या किसी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू जाएंगे, तो वो इन्फॉर्मेशन आपको कई बार वहां नहीं मिलती है। तो थोड़ा सा ये चीज का अपना ध्यान रखिए। हमने काफी इन्वेस्टर्स को देखा है जिन्होंने डीमैट से शुरुआत किया और उनको लगा कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, फिर से उन्होंने रीमैट किया और फिर जो है डायरेक्टली जो है इन्वेस्ट करना शुरू किया। तो मुझे लगता है कि वो एक बेहतर ऑप्शन है एज कम्पेयर टू डीमैट। ओके, ऑलराइट। चलिए, आज के सेशन को यहीं पर क्लोज करते हैं। हेमंत सर, थैंक यू सो मच, आज आपने वक्त निकाला मनी 9 के लिए, शुक्रिया। और इसी के साथ आपको भी बाय बाय कहने का वक्त आ गया है। शुक्रिया आप तमाम लोगों का जो हमारे इस लाइव सेशन के साथ जुड़े हुए थे, जिनका सवाल छूट गया है। आई प्रॉमिस मैं अगले शो में उसे ज़रूर लूँगी। आज के लिए इतना ही, बाय बाय। हेलो मनी 9।